हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीबीज एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्य या अधिकार। हमने कल पढ़ा था राष्ट्रपति की बेसिक जानकारी, सामान्य जानकारी कि इसमें राष्ट्रपति कैसे बनता है, उसके लिए कौन कौन से आर्टिकल प्रयोग में लिए जाते हैं। साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, इसके लिए कौन कौन किस प्रकार की पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वो सारी चीजें हमने देखी पिछले वीडियो में। आज हम उसी का अगला पार्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्य या अधिकार। डियर फ्रेंड, हमारा जो टॉपिक है वो प्रेसिडेंट से संबंधित है। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट है मेरी कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके अलावा मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा आपसे कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली विजेज में, एक ही दिन नहीं बल्कि डेली, आप एक सुबह एक टारगेट फिक्स कर लें कि मुझे दिन भर में ये चीज अचीव करनी। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का टॉपिक है, आपने सुबह उठा और ये सोचा कि मुझे आज इस राष्ट्रपति का जो टॉपिक है, प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है, उसको मुझे क्लियर करना है। तो आप ये अगर फिक्स करते हैं और सारे दिन में आप उसके पीछे लगे रहते हैं, तो आई थिंक मैं समझता हूं कि आप उस टारगेट को क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। उस प्रकार हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन एग्जाम होती है या जो लोकल एग्जामिनेशन होती है, उसमें हम इस प्रकार से अपने टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट की हम यहाँ पावर्स की बात करेंगे, फंक्शंस की बात करेंगे या राइट्स की बात करेंगे। तो मैं यहाँ डिक्लेयर कर दूं, पहले क्लियर कर दूं कि जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं, फंक्शंस होते हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक भाग जो है वो है सामान्यकालीन शक्तियां और जो दूसरा भाग है वो है आपातकालीन शक्तियां। तो हम यहाँ सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? सामान्य शक्तियों को पढ़ेंगे, नॉर्मल पावर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद में इमरजेंसी जो कॉलिंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं सामान्यकालीन शक्तियां। अब सामान्यकालीन शक्तियां हैं, उसमें सबसे पहले मैंने राइट डाउन कर रखा है कि कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां। जो राष्ट्रपति होता है उसमें कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां होती हैं। और सबसे पहले हम देखें तो इसमें संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख या सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो माना जाता है वो किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। संघ शासन राष्ट्रपति के नाम से मीन्स ये हुआ कि जो संघीय शक्ति है या जो संघ का शासन है या जो केंद्र सरकार है, उसमें जो भी शासन होता है वो किसके नाम से किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद में नियुक्ति की बात कर लें। कार्यपालिका में राष्ट्रपति जो नियुक्तियां करता है उसकी हम बात करें तो कह सकते हैं कि जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, जितनी भी अपॉइंटमेंट होते हैं, वो सारे के सारे अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किए जा सकते हैं। एज ए लाइक उदाहरण देके हम समझे तो कह सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग या जो आरपीसी है या जो राज्य सेवा आयोग होता है या यूपीएससी होती है या फिर वित्त आयोग होता है या फिर अन्य जो आयोग होते हैं, उन सभी आयोग जो कमीशंस होते हैं उनमें सभी में नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 72 की बात कर लें तो ये हमारे संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी भी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। जिसने अपराध किया है या दंड मिला है या उसने सजा प्राप्त की है, उस व्यक्ति को क्या कर सकता है? क्षमादान दे सकता है, उसे वहां पे कर सकता है। और सरकार में भूमिका, ये बड़ा महत्वपूर्ण है पॉइंट। सरकार में भूमिका, सरकार में भूमिका मीन्स यहाँ कि सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? राष्ट्रपति की होती है। विदाउट प्रेसिडेंट हम सरकार की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जो सारी की सारी पावर्स वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। एग्जाम्पल से समझे हम कि मान लीजिए यहाँ सरकार की भूमिका की बात कर लें तो हम समझेंगे किसी, मान लीजिए किसी सरकार को अचानक से सरकार अल्पमत में आ जाती है और अल्पमत में आने के बाद सरकार रहेगी या नहीं रहेगी वो किस पर डिपेंड करता है? राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। राष्ट्रपति उस सरकार को मान्य कर सकता है या उसको अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए दे सकता है, कह सकता है। तो इसमें राष्ट्रपति की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है। सरकार जो अल्पमत में होती है उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अपना बहुमत साबित करना ही पड़ता है। किसके सामने? राष्ट्रपति के सामने अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। इसके बाद में फ्रेंड्स हम आगे चलें तो विधायी शक्ति की बात कर लें, कानूनी शक्तियों की बात कर लें कि कानूनी शक्ति में किस किस प्रकार से राष्ट्रपति का योगदान होता है। तो देखो, सबसे पहले तो बात यहाँ आ गई विधि निर्माण में भूमिका। हम राष्ट्रपति के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी भी विधि का निर्माण क्या कर सकते हैं, हम उनके बिना कर सकते हैं। ये संभव नहीं है। हमें
अगर विधि निर्माण करनी है या कानून बनाना है तो हमें किसका साथ लेना पड़ेगा? राष्ट्रपति का साथ लेना पड़ेगा। ठीक है ना। संसद सत्र बुलाना और सत्रावसान करना, राष्ट्रपति के पास ये भी एक पावर होती है कि वह संसद सत्र को क्या कर सकता है? बुला सकता है। जब उसकी इच्छा हो, जब चाहे उसको सत्र को बुला सकता है और उसका क्या कर सकता है? सत्रावसान भी कर सकता है, उसको समाप्त भी कर सकता है। ठीक है। यहाँ हम बात कर ले आर्टिकल नंबर 85 की। आर्टिकल जो नंबर है 85, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि राष्ट्रपति समय से पहले या कार्य से पहले लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। अब लोकसभा की बात आती है तो यहाँ जो महत्वपूर्ण सरकार बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसकी होती है? लोकसभा। और लोकसभा क्या है? संसद का निम्न सदन है। ठीक है ना। तो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 85 में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? कार्यकाल पूरा होने से पहले भी क्या कर सकता है? सरकार को भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। तो डियर फ्रेंड, इसके बाद में हम बात करें विधायी शक्ति में आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करना। राष्ट्रपति के पास ये भी पावर है कि वह किसकी नियुक्ति किसको मनोनीत कर सकता है? तो वह आंग्ल भारतीयों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। और ये हमें पहले भी पिछले वीडियो जितने पढ़े हैं उनमें हमने डिस्कस किया था, जो केंद्र सरकार से संबंधित था। उसमें देखा था हमने कि जो आंग्ल भारतीय होते हैं वो क्या होते हैं? वो ब्रिटेन और भारत से संबंध रखते हैं। मीन्स ये कि हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं उनमें से किसी एक का संबंध किससे होना चाहिए? भारत से या ब्रिटेन से होना चाहिए। और उनसे उत्पन्न जो संतानें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आंग्ल भारतीय कहलाती हैं। ठीक है। तो उनको मनोनीत करने का अधिकार भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कहाँ किया जाता है? लोकसभा में किया जाता है। और कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है। आगे हम देखें अनुच्छेद 111, आर्टिकल नंबर 1111, विधेयक पर हस्ताक्षर। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। विधेयक पर हस्ताक्षर मतलब मान लीजिए लोकसभा ने कोई विधेयक पास किया, प्रस्ताव लिया, विधेयक वहां से पास हो गया, फिर राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा से पास हो गया, अब वो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। और जब तक राष्ट्रपति जी उस पर क्या नहीं करेंगे? सिग्नेचर नहीं करेंगे, उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तब तक वो विधेयक क्या नहीं बन पाएगा? कानून नहीं बन पाएगा। तो कानून बनाने का अधिकार या विधेयक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। और विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद ही कोई विधेयक क्या बन सकता है? कानून बन सकता है। ऐसी बात किसमें लिखी गई है? आर्टिकल नंबर 1111 में। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया। आगे देखिए आर्टिकल नंबर 123 123 में क्या होता है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार। राष्ट्रपति के पास क्या होता है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। अध्यादेश मीन्स यहाँ होता है कि संसद सत्र नहीं चल रहा हो और राष्ट्रहित में कोई कानून बनाना हो तो उस समय राष्ट्रपति एक लिखित आदेश जारी करता है और उस आदेश में संसद सत्र को बुलाने का आदेश दिया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये थे विधायी शक्ति और कार्यपालिका शक्ति। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं। एक नोट्स के रूप में इसको आप अपनी नोटबुक में उतार भी सकते हैं। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और नोटबुक में उतारते रहें आप। आगे हम बात कर लेंगे वित्तीय शक्तियों की, है ना। वित्तीय शक्तियों की बात करेंगे तो इसमें देखिए वित्तीय शक्तियां जो हैं वो भी किसके नाम से होती हैं? राष्ट्रपति के नाम से होती है। और वित्तीय जो पावर होती है वास्तविक रूप से किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास ही होती है। इससे हम देखें आर्टिकल नंबर 112 है। आर्टिकल नंबर कौन सा? 112 है। 112 में स्पष्ट किया गया है कि आय व्यय का विवरण संसद में प्रस्तुत करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होता है। एक वर्ष के दौरान कितनी आय हो रही है, कितनी व्यय हो रही है, वो सारा का सारा जो अधिकार होता है, जो पावर होती है, वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होती है। इसके बाद में हम फ्रेंड आगे चलते हैं। अनुच्छेद 113 किसमें? अनुच्छेद 113 में मैंने लिखा धन की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर। मीन्स ये होता है इसका कि संसद में सत्ता पक्ष के द्वारा या कहें कि संसद में अगर धन की मांग की जाती है, पैसों की मांग की जाती है, मतलब योजनाएं बनाने के लिए पैसों की डिमांड जो होती है, मांग होती है, उसकी
मांग कब की जा सकती है? जब इस बात की सिफारिश कहाँ हो? राष्ट्रपति के पास हो। या कहें कि राष्ट्रपति जब इस बात की सिफारिश करे, राष्ट्रपति इस बात के लिए क्या क्या करे, रिकमेंडेड करे कि देश को किसकी आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है या फिर पैसों की आवश्यकता है, तभी क्या कर सकती है, वहां से इसको जारी किया जा सकता है। इसके बाद में अनुच्छेद 117 में राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वित्त विधेयक की अनुमति भी किसके द्वारा दी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। अगर संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो सबसे पहले अनुमति किससे लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है। इसके बाद में हम आगे देख लें तो वित्त आयोग की सिफारिशों पर आय का बंटवारा केंद्र व राज्यों के मध्य। वित्त आयोग की सिफारिशों पर वित्त आयोग क्या करता है? सिफारिशें भेजता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और फिर राष्ट्रपति उन सिफारिशों के आधार पर जो सरकार के द्वारा आयकर लिया जाता है, टैक्स वसूला जाता है, उस पर होने वाली आय का बंटवारा किसके करता है? केंद्र और राज्यों के मध्य करता है। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में न्यायिक शक्तियां। ये जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, हम ये जो पाठ पढ़ रहे हैं वो किसके पढ़ रहे हैं? सामान्यकालीन शक्तियों के पाठ पढ़ रहे हैं। मतलब सामान्यकालीन जो शक्तियां हैं उसके पाठ पढ़ रहे हैं। हमने कार्यपालिका शक्ति पढ़ लिया, उसके बाद में विधायी शक्ति पढ़ा, हमने वित्तीय शक्ति पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे क्या? न्यायिक शक्तियां। इसमें न्यायिक शक्तियां जो है, इसमें वो चीजें शामिल की गई हैं जो न्याय से संबंधित होती है। कहने का मतलब होता है कि जो भी न्यायालय होते हैं उन सभी में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसी भी न्यायालय के द्वारा अगर किसी व्यक्ति विशेष को अपराधी को सजा दी जाती है तो उसको उस सजा को क्या किया जा सकता है? माफ किया जा सकता है। किसका? आर्टिकल नंबर 72 का। हमने पीछे ही पढ़ा था अभी आर्टिकल नंबर 72 का। इसमें हमने शॉर्ट में पढ़ा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि अनुच्छेद 72 का प्रयोग राष्ट्रपति कहाँ कर सकता है या कैसे अपराधों के लिए कर सकता है। अनुच्छेद 72 का प्रयोग राष्ट्रपति कहाँ करता है? सबसे पहले हम देखें तो हमारे सामने आता है सैनिक न्यायालय द्वारा दंड। किसी व्यक्ति को या किसी अपराधी को सैनिक न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है और जो अपराधी जिसको दंड मिला है वो इस बात की याचिका किसके पास लगाए? राष्ट्रपति के पास लगाए। तो राष्ट्रपति इस पर क्या कर सकता है? विचार विमर्श कर सकता है, उसे माफ कर सकता है। दूसरा है जो अपराध संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत। दूसरा जो है वो कैसा होता है? ऐसा अपराध जो किसके अंतर्गत आता हो? संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आता हो, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता हो। तो ऐसे अपराधी को, जिसने अपराध किया है, उसको भी क्षमा करने का प्रावधान किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 72 में दिया गया है। और लास्ट में जो है मृत्युदंड। किसी भी न्यायालय के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है तो उस व्यक्ति के द्वारा याचिका लगाने पर उस व्यक्ति का जो सजा है वो क्या की जा सकती है? कम की जा सकती है, उसे माफ किया जा सकता है। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। आगे चलें हम। अब हम पढ़ेंगे आपातकालीन शक्तियां। अब तक हम कौन सी पढ़ रहे थे? सामान्यकालीन शक्तियां पढ़ रहे थे। एक बार आप देख लें कैसे क्या है इसमें। अब हम जो पढ़ेंगे आपातकालीन शक्तियां पढ़ेंगे, और ये जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो किस में है? भाग 18 में। हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पार्ट कौन से में? 18 में ये बात बताई गई कि राष्ट्रपति क्या होती है? आपातकालीन शक्तियां भी होती है। जो आपातकालीन शक्तियां होती है उसे 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, और तीसरा है वित्तीय आपात। 3 प्रकार के आपात हैं जो आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया। अभी भाग 18 के अंतर्गत ये आपातकालीन शक्तियों का जिक्र किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात के लिए कौन सा प्रयोग किया गया था? 352। 352 क्या होता है? अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात काल की व्यवस्था की गई है। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, या बाहरी राष्ट्रों से युद्ध की स्थिति हो या युद्ध हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशंस में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर क्या कर सकता है? आपातकाल लगा सकता है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए कि राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाता है
वो किसकी सिफारिश पर लगाता है? मंत्रिपरिषद की सिफारिशों पर लगाता है। किसका प्रयोग करते हुए? अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए। अब तक हमारे देश में जो राष्ट्रीय आपात है वो 3 बार लग चुका है। 1962 चीन के साथ युद्ध हुआ, 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और 1976 आंतरिक अशांति को लेकर लगाया गया। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। इसके लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? 356 का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कैसे होता है? इसका प्रयोग होता है राज्यों में जो संवैधानिक प्रमुख होता है, कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल को लगता है कि यहाँ की सरकार, यहाँ की सत्ता जो है वो क्या कर रही है? संवैधानिक नीति नियमों के अनुसार काम नहीं कर रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल एक लिखित पत्र कहाँ भेजता है? केंद्र में भेजता है और केंद्र उसकी जांच पड़ताल करती है। अगर जांच पड़ताल में वो सही पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यों में क्या किया जाता है? संवैधानिक तंत्र की विफलता के नाम पर आपातकाल लगा दिया जाता है। और लास्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद कौन से में है? 360 में। अनुच्छेद कौन से में है? 360 में इसका प्रयोग होता है। केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में ये व्यवस्था की गई कि देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और वित्तीय आपातकाल कैसी परिस्थितियों में लगाया जाता है? जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही क्या हो जाए? डाउन हो जाए, बहुत ही नीचे चली जाए या वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। इसका प्रयोग करते हैं 360 का। तो डियर फ्रेंड, ये था राष्ट्रपति से संबंधित कंप्लीट वीडियो। जो हमने पिछला वीडियो देखा उसमें राष्ट्रपति की सामान्य जानकारी देखी और इस सेकंड पार्ट में हमने देखा क्या? राष्ट्रपति की शक्तियां, सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। तो आई थिंक मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आपको वीडियो पसंद भी आएगा। तो फिर से मैं कह रहा हूं कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। साथ में जो मेरा फेसबुक पेज है डीबीजे एजुकेशन के नाम से, उसको भी आप क्या करें? लाइक और शेयर करते रहें। इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैं आपसे फिर रिपीट करना चाहूंगा, इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसमें भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PRVN प्रवीण KRISH 101, इसमें आप कर सकते हैं। एक नया ऐप है डेली मोशन। डेली मोशन जो है डेली मोशन पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो वॉचिंग करते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। उसमें है PRAVEEN प्रवीण जी सर, इस नाम से अकाउंट बना हुआ है। उसमें भी आप मुझे फॉलो शेयर कर सकते हैं। आपको धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।